स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। तो यानी कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। विथ रीजन, विथ एग्जांपल्स अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि बेटा मैं आपको ये सारे फैक्टर एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं इनमें कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है ना। जैसे हम लोगों ने इसके पहले मेटल्स का पढ़ा था कंडक्टिविटी, तो वहां पर क्या देखा था कि मेटालिक कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी हो रही थी मेटल्स के केस में। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है फ्री आयंस की वजह से। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस होते हैं उसमें आयंस के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। ठीक, चलिए हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल फैक्टर देख लिया है। अब आते हैं ये सारे फैक्टर्स देखते हैं कि कौन से फैक्टर घटाएंगे, कौन से फैक्टर बढ़ाएंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड की। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड के बारे में पहले मैं आपको एक सिंगल लाइन बताती हूँ, फिर उस लाइन को मैं विथ एग्जांपल एक्सप्लेन भी करूंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, देखिए अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ सॉल्यूशन है तो वहां पे क्या होगा, वहां पर कंडक्टिविटी स्लो होगी। और अगर आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ सॉल्यूशन है तो वहां पे जो कंडक्टिविटी होगी वो आपकी क्या होगी, फास्ट होगी। नेचर का जो सेंस है वो इस बात से है कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ सॉल्यूशन है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बना हुआ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो भी मैंने आपको बताया। अब आप कहेंगे मैम ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हम कैसे जाने कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है ना, किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा। तो इस बात को मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें किसकी, एसिटिक एसिड की, CH3COOH की। ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट देखिए हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं जिसको क्या होता है कि जब आप वाटर के साथ मिक्स करिए या किसी भी सॉल्वेंट के साथ आप मिक्स करिए और मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाइए, तो जो आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है इसका सॉल्यूशन में कंप्लीट डिसोसिएशन ना हो बल्कि पार्शियल डिसोसिएशन हो। ये कंप्लीट डिसोसिएशन और पार्शियल डिसोसिएशन का क्या मतलब है जरा समझिए। जैसे एसिटिक एसिड है तो मान लीजिए जितने मॉलिक्यूल हम एसिटिक एसिड का वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, है ना, सारे के सारे मॉलिक्यूल आयन में डिसोसिएट ना हो, सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो, आयंस में डिसोसिएट ना हो। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डिसोसिएशन है वो कैसा है, पार्शियल डिसोसिएशन है। पूरी तरह से सारे के सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होके आयन नहीं बनाए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनका की क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है, उसे हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, वही आपका एक एग्जांपल NaCl का देखिए। जैसे NaCl है, इसको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं, वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये पूरी तरह से अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। पूरे के पूरे NaCl जितने मॉलिक्यूल आप मिलाएंगे वाटर के साथ, मिला करके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनाएंगे, सारे के सारे NaCl Na+ और Cl- आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे कि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, आप लोग अपना एग्जाम्पल सर्च कर लीजिएगा। वीक और स्ट्रॉन्ग के जितने भी वीक होते हैं उनका पार्शियल डिसोसिएशन होता है और जितने भी स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक, अच्छा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसा डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो कम आयंस बनेंगे, यहाँ पे NaCl का कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे।
तो यहाँ पे आयंस कम बन रहे हैं, यहाँ पे आयंस ज्यादा बन रहे हैं। यहाँ आयंस ज्यादा बन रहे हैं तो आयंस का मूवमेंट भी ज्यादा होगा, और आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे कम आयंस बन रहे हैं तो क्या होगा, आयंस कम बनेंगे तो आयन का मूवमेंट भी कम होगा और फिर कंडक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, तो मैं अपनी बात को एक बार फिर से शॉर्टकट में रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट से बने हुए सॉल्यूशन में क्या होता है, कंडक्टिविटी स्लो, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बने हुए सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी फास्ट। रीजन क्या है, रीजन ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारा जो डिसोसिएशन होता है वो पार्शियल होता है। पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो आयंस कम जनरेट होंगे, आयंस कम जनरेट होंगे तो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ आयन भी तो कम होगा, तो कंडक्टिविटी तो कम होगी ही। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रीजन क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप रीजन लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से मोर नंबर ऑफ आयंस मिलते हैं। मोर नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे तो हमें ओवरऑल मोर नंबर ऑफ मूवमेंट्स भी तो मिलेगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। मान लीजिए दोनों का आप सेम अमाउंट में सॉल्यूशन बना रहे हैं, सेम अमाउंट में दो सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक एसिटिक एसिड का एक NaCl का, तो पहले बीकर में आपने जितना वाटर और जितना एसिटिक एसिड लिया है, दूसरे बीकर में आपने उतना ही वाटर और उतना ही NaCl लिया है, लेकिन फिर दोनों में आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के देखिए, NaCl में कंडक्शन फास्ट होगा क्योंकि इसके पास उतने ही सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, इस वजह से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं सेकंड फैक्टर में। सेकंड फैक्टर है हमारा साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड सॉल्वेशन। इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है। इसको समझने के लिए आपको देखना होगा एक एग्जाम्पल। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि NaCl और KCl, NaCl एंड KCl में से किसकी कंडक्टिविटी फास्ट होती है। तो मैं आपको बता दूं, KCl के सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NaCl। मान लीजिए दोनों का दो बीकर रखा गया है, एक बीकर में KCl है, एक बीकर में NaCl है, दोनों में सेम अमाउंट में है। ठीक है, जितना KCl लिया गया है फर्स्ट बीकर में उतना ही सेकेंड बीकर में उतने ही अमाउंट में NaCl का सॉल्यूशन लिया गया है, और आप उस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के देखेंगे तो KCl में फास्ट होगा एज कंपेयर टू NaCl। तो ऐसा क्यों है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है, KCl में क्यों फास्ट होता है, जरा समझते हैं। देखिए, जैसे ही हम KCl को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएंगे, KCl किस में ब्रेक होगा, K प्लस NCl माइनस आयन में, है ना। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन होगा। सेकेंड सॉल्यूशन जो हमारा सेकेंड वाला बीकर है उसमें क्या किया हमने, NaCl लिया, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वो किस पे ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा। सही है, दोनों ब्रेक हो गए। चलिए ब्रेक हो गए, इसके बाद क्या होगा। इसके बाद पहले इसको समझते हैं, KCl में क्या होगा। KCl में आपने वाटर में KCl को डिसॉल्व किया है तो ये अपने आयन में ब्रेक हुआ। जैसे ही अपने आयन में ब्रेक होगा क्या, आप लोगों को पता है बेटा, 11th में आपने पढ़ा है कि जो वाटर होता है ये आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है ना। वाटर आपका कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, जिसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ना। अब आपने KCl को वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया है। KCl आयनिक है, अपने आयंस में ब्रेक होगा। वाटर के बारे में आप जानते हैं कि आपका जो वाटर होता है ये भी कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। तो इधर भी मुझे प्लस माइनस दिख रहा है, इधर भी मुझे प्लस माइनस दिख रहे हैं, भले ही यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पार्शियल है, पर अपोजिट चार्ज दिख रहा है। और केमिस्ट्री में जैसे ही अपोजिट चार्ज दिखता है तो क्या होता है, इंटरेक्शन होता है ना। तो यहाँ पे KCl को जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे ये अपने आयंस में ब्रेक होगा। आयंस में ब्रेक होगा तो अब ये जाकर के वाटर के इस पार्शियल चार्जेस के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करेगा। कैसे इंटरेक्शन क्रिएट करेगा जरा समझते हैं। Cl माइनस आयन किससे जाकर के इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा, इस H प्लस आयन के साथ, है ना। जितने भी Cl माइनस आयन आएंगे वो H प्लस के साथ जाकर के इंटरेक्शन करेंगे, और इस K प्लस के साथ क्या होगा,
इस K प्लस के साथ कौन इंटरैक्ट करेगा? ये वाटर का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसको अपने नेगेटिव चार्जेस से, इधर से भी वाटर, इधर से भी वाटर, इधर से भी वाटर, इधर से भी वाटर, अपने नेगेटिव चार्जेस से क्या करेगा? आकर के K प्लस को घेर लेगा। सही है। और Cl माइनस को कौन घेरेगा? H प्लस के थ्रू। ठीक। तो इस तरह से अपोजिट चार्जेस का यहाँ इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। सेम इंटरेक्शन NaCl में भी होगा। Na प्लस से O माइनस और Cl माइनस से कौन? H प्लस आयन। इनका इंटरेक्शन स्टार्ट होगा। तो इंटरेक्शन यहाँ भी हो रहा है, इंटरेक्शन यहाँ भी हो रहा है। दोनों में Cl माइनस आयन कॉमन है, तो इन आयन का इंटरेक्शन चलिए बराबर चल रहा है। ठीक। लेकिन यहाँ पे तो फर्क आएगा ना, K प्लस और Na प्लस तो अलग अलग है, तो यहाँ पे तो कुछ फर्क देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि इन दोनों में से किससे O माइनस ज्यादा जुड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जिस कैटायन का साइज छोटा होता है उस कैटायन का हाइड्रेशन, उसका सॉल्वेशन ज्यादा होता है। क्या क्या समझा आपने? इस लाइन को नोट कर लीजिए। जिस कैटायन का साइज छोटा होगा उससे O माइनस ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे, O2 माइनस ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे, उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा और यानी कि उसका सॉल्वेशन भी ज्यादा होगा। अब देखिए K प्लस और Na प्लस में Na प्लस का साइज छोटा है, इस कैटायन का साइज छोटा है, तो इस Na प्लस से K प्लस के कंपेयर में ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से जुड़ेंगे। जब इससे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इससे ज्यादा जुड़ेंगे, इसके कंपेयर में K प्लस से वाटर के मॉलिक्यूल कम जुड़ेंगे, तो ओवरऑल साइज किसका ज्यादा हो जाएगा? Na प्लस का ज्यादा हो जाएगा। ये ओवरऑल साइज का क्या मतलब है? आप लोग कहेंगे मैम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ओवरऑल साइज Na प्लस का ज्यादा कैसे हो जाएगा? ओवरऑल साइज का मतलब मैं बता रही हूँ कि Na प्लस से वाटर जुड़ चुका है, वाटर इंटरैक्ट कर रहा है, हर तरफ से घेर रहा है। तो Na प्लस और H2O दोनों को मिला के सोचिए, इसको ज्यादा H2O ने घेरा है ना, तो Na प्लस और H2O को दोनों को साथ में मिला करके सोचिए। यहाँ पे K प्लस को भी वाटर ने घेरा है, पर इसे कम वाटर ने सराउंड किया है, इसे ज्यादा वाटर ने सराउंड किया है। तो K प्लस विथ वाटर और Na प्लस विथ वाटर, आप इमेजिन करिए किसका साइज बड़ा हो जाएगा? Na प्लस का साइज बड़ा हो जाएगा, Na प्लस नहीं बड़ा हो जाएगा। H2O से जुड़ने के बाद Na प्लस इंटरैक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ इमेजिन करिए, जो वाटर इसको सराउंड कर रहा है उसके साथ उसको इमेजिन करिए, तो ओवरऑल जो एक इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल बन रहा है उसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा। या अगर आपको साइज से कंफ्यूजन हो रही है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप बस ऐसे समझ लीजिए कि जिस कैटायन का साइज छोटा होता है उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरते हैं, और जिसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं उस कैटायन का मूवमेंट क्या होता है? कम हो जाता है ना। उस कैटायन की मोबिलिटी कम हो जाएगी, वो सॉल्यूशन में बहुत फास्ट मूव नहीं कर पाएगा, स्लो मूव करेगा। उसको चार लोगों ने पकड़ रखा है ना, तो उसका मूवमेंट क्या होगा? वीक होगा, मोबिलिटी कम होगी। अब जब इसकी मोबिलिटी कम होगी तो फिर ये कंडक्टिविटी क्या करेगा? कम करेगा, बेचारे की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। वहीं K प्लस है तो उसको कम वाटर ने घेरा है एज कम्पेयर टू Na प्लस, तो इस वजह से K प्लस की मोबिलिटी ज्यादा होगी। K प्लस जो है वो हमारा ज्यादा आसानी से बीकर के अंदर फटाफट मूव कर पाएगा, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज ग्रेटर देन NaCl। कई बार तीन लोगों को कंपेयर करा लेता है, LiCl, NaCl एंड KCl, तो उस केस में बेटा मैं यही लिख देती हूँ LiCl का जो होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि Na प्लस के कंपेयर में Li प्लस का साइज और छोटा है, तो Li प्लस को और ज्यादा वाटर पकड़ लेंगे, वहां और ज्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा, वहां पे और ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा, तो फिर वो बेचारा भी घूम नहीं पाएगा, उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी कम हो जाएगी, आयन का मूवमेंट ही कम हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि आयनिक सॉल्यूशन की या कह लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पूरी तरह से आयन के मूवमेंट पर ही डिपेंड करती है। आयन जितना फास्ट मूव करता है कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है,
और आयन जितना कम मूव कर पाता है कंडक्टिविटी उतनी कम होती है। तो हमारे दो फैक्टर डिस्कस हो चुके हैं। आइए बेटा थर्ड फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड फैक्टर है हमारा क्या, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। तो चलिए थर्ड फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं। अच्छा, ये नेचर एंड विस्कोसिटी का सेंस किससे है? नेचर एंड विस्कोसिटी का सेंस मैं आपको बताती हूँ फटाफट शॉर्टकट में। इसका सेंस, विस्कोसिटी का सेंस समझिए, इसका सेंस होता है फ्लूइडिटी से। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो। फ्लूइडिटी को कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल चलिए वाटर लेते हैं। एक वाटर है, एक तरफ हमारे पास एक सॉल्वेंट वाटर है और दूसरे सॉल्वेंट हनी है। दो सॉल्वेंट है, तो दोनों में विस्कस कौन सा है, ज्यादा विस्कस कौन सा है? हनी है ना। तो हनी ज्यादा विस्कस है, वाटर की विस्कोसिटी उससे कम है। ठीक, इसी तरह से क्या होता है, हम क्या करें, अलग अलग सॉल्वेंट ले लें, है ना, अलग अलग सॉल्वेंट ले लें, सॉल्यूट सेम रखें, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सेम रखें। इलेक्ट्रोलाइट क्या रखें? सेम रखें। मान लीजिए NaCl है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तो NaCl को ही लें और अलग अलग सॉल्यूशन में घोलें। वाटर में घोलें, मतलब अलग अलग सॉल्वेंट में घोलें, वाटर में घोलें, फिर कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लें, फिर कोई तीसरा सॉल्वेंट ले लें, कोई चौथा सॉल्वेंट ले लें, सब जगह NaCl ही घोलें। ठीक, लेकिन चारों सॉल्वेंट की विस्कोसिटी क्या हो? अलग अलग हो। एक की विस्कोसिटी बहुत कम हो और एक की बहुत ज्यादा हो, एक की उससे ज्यादा, एक की उससे ज्यादा हो। तो क्या होगा, NaCl के जो आयंस है, Na प्लस एंड Cl माइनस के आयंस जो हैं वो किस में ज्यादा मूव करेंगे? उसी में मूव करेंगे जिसके सॉल्वेंट में विस्कोसिटी कम होगी, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी वहां पे आयंस आसानी से मूव कर पाएंगे, और आयंस जहां पे आसानी से मूव कर पाएंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि एज द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेस the conductivity of the electrolytic solution decreases. This means कि viscosity of the solvent is inversely proportional to the conductivity of electrolytic solution. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फैक्टर हो गया। अब आते हैं हमारे फैक्टर नंबर 4 में, और फैक्टर नंबर 4 है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये तो बहुत सिंपल है, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर ए, सॉल्यूशन नंबर बी। सॉल्यूशन नंबर ए में क्या है, मान लीजिए कि ये भी NaCl का सॉल्यूशन है, ये भी NaCl का सॉल्यूशन है। ठीक, यहाँ पे NaCl कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे NaCl के ज्यादा अमाउंट घोले गए। मान लीजिए दोनों में वाटर सेम है, वाटर का अमाउंट मैंने सेम रखा है। ठीक, बस NaCl का अमाउंट हम चेंज कर दे रहे हैं, इसमें NaCl का अमाउंट थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं और इसमें NaCl का अमाउंट थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हम मोल में कंसीडर करें तो दोनों में मान लीजिए वाटर का अमाउंट सेम है, इसमें 1 मोल NaCl हमने मिक्स किया है, इसमें क्या किया है, सॉरी इसमें मान लीजिए 2 मोल मिक्स किया है और इसमें हमने 1 मोल मिक्स किया है। ठीक, तो इसमें 2 मोल लिया है तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस आयंस ज्यादा बनेंगे, इसमें N 1 मोल है तो Na प्लस और Cl माइनस आयंस कम बनेंगे। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो आयंस ज्यादा होंगे, आयंस ज्यादा होंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें लिख लीजिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, ये वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेशन बढ़ता है तो कंडक्टिविटी घटती है। यहाँ पे क्या है, वीक में स्लो, स्ट्रॉन्ग में फास्ट। इतना लिख लीजिए फटाफट। अब आते हैं लास्ट फैक्टर में। लास्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, इसको भी देख लीजिए बेटा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको बता दूं टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है, रीजन समझ लीजिए। तो रीजन ये है कि मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, दोनों ही NaCl का सॉल्यूशन है, दोनों में वाटर का अमाउंट सेम है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट सेम है, सब कुछ सेम है। बस हमने क्या किया, एक को 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, दूसरे को 60 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। तो हम देखते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस वाले में आयन का कंडक्शन ज्यादा फास्ट हो रहा है। रीजन क्या है, क्यों फास्ट हो रहा है,
क्योंकि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इसके अंदर जो आयंस होते हैं, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो आयंस की मोबिलिटी, उसका मूवमेंट भी बढ़ता है, इसी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। किसी किसी बुक में इसका और ज़्यादा भी डीप एक्सप्लेनेशन दिया है, वो ये दिया है कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका वाटर में वो और तेजी से डिसोसिएट होगा और तेजी से आयंस प्रोड्यूस करेगा, और जब वो और तेजी से आयंस पहले प्रोड्यूस करेगा फिर उस आयंस की काइनेटिक एनर्जी को भी बढ़ाएगा, वो तेजी तेजी मूव करेंगे, तेजी तेजी मूव करेंगे तो फिर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर का भी रिलेशन डायरेक्टली होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।